नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी से संबंधित। ये टॉपिक एक ऐसा है जो इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी से संदर्भित है। ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक राजस्थान की इकोनॉमी के अंतर्गत अलग संदर्भ में पढ़ेंगे और भारतीय इकोनॉमी के संदर्भ में अलग तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है, दोनों का जो कार्य पद्धति होती है ये ऑलमोस्ट सेम जैसी होती है। तो आज की जो क्लास है, ये जो क्लास होने जा रही है 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, सोलहवां वित्त आयोग। इन दोनों वित्त आयोग का संबंध केंद्र सरकार से 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग। इसके साथ में पढ़ेंगे छठा वित्त आयोग। ये जो छठा वित्त आयोग है, ये जो वित्त आयोग है ये राजस्थान के संदर्भ में, अर्थात जो राजस्थान सरकार का वर्तमान का जो वित्त आयोग है इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। और 15वां और 16वां जो वित्त आयोग है ये केंद्र सरकार के संदर्भ में, अर्थात वर्तमान में 15वां और 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंतर्गत छठा वित्त आयोग लागू है और भारत के संदर्भ में केंद्र सरकार के स्तर पर 15वां और 16वां वित्त आयोग लागू है। तो विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग होता क्या है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, वित्त आयोग कौन से कार्य करता है और इसका क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार की सिफारिश आती। तो विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे जो वित्त आयोग है, जो भारत सरकार का वित्त आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे जो राजस्थान सरकार का वित्त आयोग है उसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के वित्त आयोग से। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया। जो वित्त आयोग है उस वित्त आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होता है। तो वित्त आयोग के अंदर आउटलाइन बनाने का अगर मैं प्रयास करूं तो इसके अंतर्गत सामान्यतः इसके अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग होता क्या है। वित्त आयोग का प्रावधान, वित्त आयोग का प्रावधान कहां पर किया गया है, वित्त आयोग के बारे में कहां पर बताया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान। फिर जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वित्त आयोग में कौन कौन होता है, तो वित्त आयोग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर वित्त आयोग के उद्देश्य क्या है, वित्त आयोग क्यों गठित किया जाता है, वित्त आयोग के क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य है। फिर इसमें 15वां फाइनेंस कमीशन और 16वां फाइनेंस कमीशन। क्लियर बात है। और इसके अलावा जो वित्त आयोग है, इसके अलावा इसमें बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे, इन दोनों के बाद में, और वहां पढ़ेंगे जो राजस्थान सरकार का अदर्स में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जो 6th फाइनेंस कमीशन है, छठा वित्त आयोग है जो राजस्थान सरकार का है, उसके बारे में। जब ये पढ़ेंगे तो इन तीनों के बारे में मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि 15वां 16वां वित्त आयोग की बारे
के बारे में बात किस संदर्भ में कर रहा हूं और छठे वित्त आयोग के बारे में बात किस संदर्भ में कर रहा हूं। तो सबसे पहले वित्त आयोग, संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 280, संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो भारतीय संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया वित्त आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। फिर जो आर्टिकल 281, आर्टिकल 281 में लिखा गया है, आर्टिकल 281 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 281 में लिखा, आर्टिकल 281 में राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन करेगा, प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्लियर बात है। तो आर्टिकल 281 में राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। अब जो ये वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग तथा 16वां वित्त आयोग, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग तथा 16वां वित्त आयोग। जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग 2020 से 2021 तथा 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2024 तक, 2021 से लेकर 2025 तक। और जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, ये 15 वित्त आयोग के बाद में आयोग के बाद में क्रियान्वित होगा। क्लियर बात है। तो एक सामान्य बेसिक जानकारी है कि संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 281 में राष्ट्रपति महोदय प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग लागू है और उसके बाद में 15वां वित्त आयोग के बाद क्रियान्वित होगा 16वां वित्त आयोग। क्लियर बात। अब ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग होता क्या है? तो कुल मिलाकर वित्त आयोग से संबंधित जो भी कार्य करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सामान्यतः प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर वित्त आयोग की स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, वित्त आयोग की संरचना के बारे में बात की जाए, तो वित्त आयोग में होते कौन है? वित्त आयोग की अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, वित्त आयोग के संरचना की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो उस वित्त आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष तथा
4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, और इन्हीं के द्वारा उस वित्त आयोग के अंतर्गत सारे जो कार्य वो संपन्न किए जाते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सही संदर्भ में देखा जाए तो जो वित्त आयोग बनाया जाता है उस वित्त आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उस वित्त आयोग के उद्देश्य क्या है, उस वित्त आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, वित्त आयोग किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि केंद्र सरकार के पास में जो टैक्स पूल का पैसा आया है, केंद्र सरकार के पास में जो पैसा आया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, उस टैक्स का जो सरकार के पास में पैसा आ रहा है, उस पैसे का विभाजन करना है। किसमें विभाजन करना है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य केंद्र सरकार अपने पास कितना रखेगा और राज्य सरकार अपने पास कितना रखेगा, इसका विभाजन किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो पहला कार्य है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है ऊर्ध्वाधर विभाजन करना, ऊर्ध्वाधर विभाजन करना, अर्थात केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन करना है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिवीजन करना है। सेकंड, इसके अंतर्गत राज्यों एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन करना, अर्थात क्षैतिज विभाजन करना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन करना। क्षैतिज विभाजन करना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन करना। भारत सरकार के पास में जो भी टैक्स का पैसा आया है उसको कहा जाता है टैक्स पूल, कर पूल बोला जाता है। जो भी पैसा आ रहा है सरकार के पास में, उस पैसे का विभाजन किया जाएगा। जो पहला विभाजन किया जाएगा यह वर्टिकल डिवीजन है, जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया जाएगा। ये जो विभाजन किया जा रहा है ऊर्ध्वाधर विभाजन है, ये विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य है। ये विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य है। अब केंद्रीय सरकार के पास में, भारत सरकार के पास में जो टैक्स का पैसा आया है उस टैक्स के पैसे का विभाजन किया जाएगा। विभाजन किस में किया जाएगा? तो पहला विभाजन किया जाएगा केंद्र सरकार व राज्यों के मध्य। कि मान लेते हैं 100 रुपए आए भारत सरकार के पास में, तो इस 100 रुपए के अंतर्गत भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कितना रखेगी और राज्य गवर्नमेंट अपने पास कितना रखेगी। केंद्र सरकार अपने पास कितना रखेगी और राज्य सरकारों को कितना देगी, इसकी सिफारिश करता है कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का ये कार्य है, वित्त आयोग का ये ऑब्जेक्टिव है। ऊर्ध्वाधर विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्षैतिज विभाजन होता है, राज्यों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? राज्यों के मध्य होता है, राज्यों के मध्य। यहां पर जो भी डिसाइड किया गया, मान लेते 100 रुपए थे, इसमें डिसाइड किया गया कि मान लेते हैं कि केंद्र सरकार अपने पास 60 रुपए रखेगी और राज्य को 40 रुपए देगी, मान लेते। तो इसे जो 40
रुपए राज्यों को दिया जाएगा, इसमें से कौन से राज्य को कितना दिया जाएगा? राजस्थान को कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा, सिक्किम को कितना मिलेगा, त्रिपुरा को कितना मिलेगा? तो जो सेकंड है, राज्यों के मध्य विभाजन, राज्यों के मध्य उस केंद्रीय जो कर पूल है उसको मतलब विभाजित किया जाएगा। अब जो विभाजित किया जा रहा है उसका आधार बताना है। विभाजन का क्या है? क्षैतिज विभाजन। विभाजन का आधार का निर्धारण करना। विभाजन के आधार का निर्धारण, विभाजन के आधार का निर्धारण करना। विभाजन के आधार का क्या है? निर्धारण करना होता है कि जो विभाजन किया जा रहा है, विभाजन के आधार का निर्धारण करना है कि विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, विभाजन कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यूपी जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा राज्य है, और यूपी के कंपेयर में गोवा जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा राज्य है, त्रिपुरा बहुत ही जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा राज्य है। तो विभाजन करोगे तो क्या ध्यान रखोगे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु आर्थिक रूप से सशक्त राज्य हैं। तो विभाजन का आधार कैसे करोगे? पैसा राज्यों के मध्य कैसे बांटा जाएगा? इसके लिए फॉर्मूले का निर्धारण करती है, इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है इनके द्वारा। फिर इनका कार्य है, वित्त आयोग का ऑब्जेक्टिव है कि वित्त आयोग के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि केंद्र सरकार की संचित निधि को बढ़ाने हेतु सिफारिश, केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की संचित निधि को बढ़ाने हेतु सुझाव देना, बढ़ाने हेतु सुझाव देना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की संचित निधि को बढ़ाने हेतु सुझाव देना। वित्त आयोग की सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपने रेवेन्यू को किस प्रकार बढ़ा सकती है, अपने राजस्व को किस प्रकार बढ़ा सकती है और अपना जो फंड किस प्रकार से ज्यादा किया जा सकता है। तो ये सिफारिश से करता है, ये उनको सजेशन देता है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, जिनकी वजह से इनके राजस्व में वृद्धि होगी, और इनका राजस्व बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो सामान्यतः ये अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगी कि बिना वित्तीय संसाधनों के सामान्यतः कुछ प्रयास नहीं किया जा सकता। तो ये जो वित्त आयोग के ऑब्जेक्टिव है, ये जो वित्त आयोग के कार्य है, इस प्रकार का प्रयास कर रहा है। तो क्या पढ़ा कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान था और 81 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन क्यों किया जा रहा है? तो वित्त आयोग का गठन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर बात है? अब ये तो वित्त आयोग के बारे में बेसिक बात है। अब इसका जो व्यावहारिक एप्लीकेशन है, जो व्यावहारिक प्रयोग है, उसके बारे में पढ़ना है। व्यावहारिक प्रयोग है उसके बारे में पढ़ना है, व्यावहारिक प्रयोग के बारे में विस्तार से पढ़ना है, व्यावहारिक प्रयोग के बारे में विस्तार से डिटेल में पढ़ना है। क्लियर बात है? अभी व्यावहारिक प्रयोग किस प्रकार से कार्य करें, उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी
कि बिग समर सेल चल रही है। 3 दिन के लिए बिग समर सेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ में 3 महीनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपने जो कोर्स ले रखा है उस पे, और इसके साथ में प्राइम कोर्सेज पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस प्राइम कोड को यूज करेंगे। तो आपके जो भी जानकार हैं, आप स्वयं में अगर इस प्रकार का कोई भी अगर कोर्स लेते हो तो ये विशेष ऑफर आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, ये ऑफर 3 दिन के लिए केवल। सेकंड, कि इस ऑफर के अंतर्गत जो उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं और ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है, उन टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। अप टू 90% डिस्काउंट है। 3 दिन के लिए ऑफर है। आप इस ऑफर का निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हो। किस पर है? टेस्ट सीरीज पर। क्लियर बात है? नेक्स्ट, इसके अलावा इसी ऑफर के अंतर्गत बुकशाला की सभी पुस्तकों पर अप टू 90% डिस्काउंट है। अप टू 90% डिस्काउंट है। और ये टाइम पीरियड कितना है? 29 मई से 3 जून तक है। 29 मई से 3 जून तक है। इसके अंतर्गत इकोनॉमी, अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक जो करंट अफेयर से संबंधित, और 20 बुकों का जो पूरा सेट है आपको अप टू 90% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। वापस कंटिन्यू करते हैं। कहां पर थे? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत सभी देखने का प्रयास किया और फिर हम देख रहे हैं कि इसका व्यवहारिक एप्लीकेशन कैसे होता है, व्यवहारिक रूप में इस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से ये सामान्यतः किस प्रकार से कार्य करें, तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग लागू है? तो वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग है जो लागू किया गया, जिसकी सिफारिश से लागू है। कौन सा वित्त आयोग है? वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग की सिफारिश से लागू की। 15 फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। क्लियर बात है? अब ये जो 15वां वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग के बारे में कि जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग की अवधि की अगर बात की जाए, टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, तो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक सामान्यतः 2 रिपोर्ट दी गई। 15वें वित्त आयोग के बारे में 2 रिपोर्ट दी गई। जो पहली रिपोर्ट दी गई 2020 से लेकर 2021 के मध्य, 2020 से लेकर 2021, और जो दूसरी रिपोर्ट है वह 2021 से लेकर 2025 तक, 2021 से लेकर 2025 तक है। अभी जो 2 रिपोर्ट दी गई, एक रिपोर्ट देनी थी लेकिन 2 रिपोर्ट दे दी गई। इनको एक साथ में रिपोर्ट देनी थी 2020 से लेकर 2025 तक, लेकिन ये 2 रिपोर्ट दी, 2020-21 के लिए अलग और 2021 से लेकर 2025 के लिए अलग से रिपोर्ट दे दी गई। क्लियर बात?
अब जो 15 वित्त आयोग के बारे में थे कौन, अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, संरचना के बारे में बात की जाए, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, कमेंट बॉक्स बताए अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष और सदस्य। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष थे NK सिंह। अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे शक्तिकांत दास। नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, शक्तिकांत दास। आपने नाम सुना होगा, पहले भी सुना सुना नाम लग रहा है आपको, शक्तिकांत दास। कौन थे ये? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र, अनूप सिंह और अशोक लाहिड़ी, और अशोक लाहिड़ी, अशोक लाहिड़ी, ये सदस्य थे। NK सिंह अध्यक्ष, नंद किशोर सिंह अध्यक्ष थे, शक्तिकांत दास, रमेश चंद्र, अनूप सिंह और अशोक लाहिड़ी, ये इसके क्या थे? मेंबर थे, ये इनके सदस्य थे। शक्तिकांत दास जी को 2018 में RBI का गवर्नर बना दिया जाता है। इस कारण इनके जगह पर, इस कारण इनके जगह पर, इनके स्थान पर अजय नारायण झा को लाया गया। अजय नारायण झा को लाया गया। इनके स्थान पर अजय नारायण झा को लाया गया। तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य थे। क्लियर बात है? अब इन 5 लोगों की टीम के द्वारा मिलकर, 5 लोगों की टीम के द्वारा मिलकर ये कार्य किए गए। ऊर्ध्वाधर विभाजन, क्षैतिज विभाजन, विभाजन के आधार का निर्धारण और केंद्र एवं राज्य सरकारों को संचित निधि को बढ़ाने हेतु सुझाव दिए गए। इनके बारे में सिफारिशें की गई। क्लियर बात है? आपको अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, सदस्यों के नाम भी याद रखना है, कार्यकाल भी याद रखना है और ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी ध्यान में रखना है। अब जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, ये 15वें वित्त आयोग के बारे में सामान्य जानकारी। 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अब इनके बारे में सिफारिशें के बारे में, अब इनकी क्या है? सिफारिशें। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में पढ़ेंगे कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें दी गई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या थी, कौन सी सिफारिशें की गई, कौन से सजेशन दिए गए? सिफारिशें। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की सिफारिश की गई, किस प्रकार के सजेशन दिए गए? सबसे पहले सिफारिश की गई केंद्रीय करों में से, पहली सिफारिश केंद्रीय करों में से 41% हिस्सा, केंद्रीय करों में से 41% हिस्सा राज्यों को, 41% हिस्सा राज्यों को तथा 1% हिस्सा नवगठित जम्मू कश्मीर तथा
लद्दाख यूटीज को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख यूटीज को केंद्र शासित प्रदेश को, किसको देना? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को। इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 42%। तो इसके द्वारा सिफारिशें की गई कि केंद्र सरकार के पास में जितना भी जो रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी जो पैसा आ रहा है, उसका लगभग 42% आपको राज्यों को दे देना है। 41% राज्यों को डायरेक्ट देना है और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देना है। कुल मिलाकर 42% केंद्र सरकार का पैसा राज्य और यूटीज के पास में जाएगा। पहली सिफारिश की गई। दूसरी जो सिफारिश की गई कि इतना जो पैसा दिया जाएगा, इस पैसे का विभाजन कैसे किया जाएगा, कि कौन से राज्य को कितना मिलेगा। तो राज्यों के मध्य करों का विभाजन, राज्यों के मध्य करों के विभाजन का आधार, राज्य के मध्य करों के विभाजन का आधार। जो राज्यों के पास में पैसा जा रहा है, वो पैसा कौन से राज्य के पास में कितना जाएगा, इसका आप निर्धारण कैसे करोगे? तो इसका निर्धारण करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया। इसका निर्धारण करने के लिए क्या बनाया गया? फॉर्मूलास बनाए गए। निर्धारण करने के लिए क्या किया गया? फॉर्मूला बनाए गए। देखते किस प्रकार का विभाजन, किस बेस पर ये बांटा जा रहा है। राज्यों के मध्य करों के विभाजन का आधार। तो सबसे पहला इसमें कहा गया कि जो विभाजन करें, उस विभाजन में राज्य की आय, आपको राज्य की आय को ध्यान में रखना है, राज्य की इनकम को ध्यान में रखना है कि उस राज्य की आय कितनी है। अगर बहुत ज्यादा आय है तो सामान्यतः कम पैसा मिलना चाहिए, और अगर कम आए तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो राज्य की आय को ध्यान में रखा जाएगा। सेकंड नंबर पर राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। राज्य का एरिया कितना है, जैसे राजस्थान है और त्रिपुरा है, तो जब आप पैसों का विभाजन करोगे तो एरिया को भी ध्यान में रखोगे कि क्षेत्रफल किसका कितना है। फिर राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर जनसांख्यिकी परिवर्तन या बदलाव, जनसांख्यिकी परिवर्तन या बदलाव, फिर उस राज्य में वन एवं पारिस्थितिकी, और जो सिक्स्थ है ये कर सुधार के प्रयास, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स है जिसके आधार पर राज्यों के अंतर्गत करों का विभाजन किया जाएगा। राज्यों के अंतर्गत करों का विभाजन किया जाएगा कि कौन से राज्य के पास में कितना पैसा जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर डिसाइड होगा।
क्लियर बात है। अब इसमें भी ध्यान में रखना है कि जो विभाजन किया जा रहा है इसमें क्या सभी को बराबर ध्यान दिया जाएगा कि राज्य की आय, राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल, कर सुधार, वन व पारिस्थितिकी सभी को बराबर ध्यान में रखा जाएगा, या इसका भी भारांश होगा? तो इसका भी भारांश होता है। इसका भी क्या होता है? भारांश होगा। इसका भी क्या है? भारांश होगा कि राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा, 45% भारांश से दिया जाएगा। राज्य की जनसंख्या भारांश कितना है? 45%। इसका वेटेज कितना है? भारांश कितना है? अगर मैं वेटेज की बात करूं, भारांश की बात करूं, तो भारांश कितना है? राज्य की आय का 45%। भारांश कितना है? 45% भारांश है। राज्य का क्षेत्रफल है 15%, ध्यान में रखा जाएगा। राज्य की जनसंख्या यह भी 15%। जनसांख्यिकी परिवर्तन 12.5%, ध्यान में रखा जाएगी। वन व पारिस्थितिकी 10% और कर सुधार के प्रयास 2.5%। कर सुधार के प्रयास 2.5%, यह भारांश है। 2.5% क्या है? भारांश। तो क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि जो करों का विभाजन है उस विभाजन में ये सभी फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। ये भारांश है। जब मान लेते आप पैसों को बांटने जाओगे तो राज्य की आय को ध्यान में रखा जाएगा कि जो राज्य बहुत गरीब है उसको ज्यादातर ध्यान रखोगे और उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे। 45% उसको वेटेज दिया गया। ये 45, ये 15, ये 15 और ये 15, 45 + 45 90 और ये 10 100। तो ये पूरा भारांश है। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी डोनेट करते हो, मान लेते आप किसी स्कूल को दान दे रहे हो, तो जब आप किसी स्कूल को दान दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आपके ध्यान में आ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको जो दान देना है सरकारी स्कूल में देना है या प्राइवेट स्कूल में देना है, तो आपको लगेगा कि सरकारी स्कूल में देना चाहिए। तो पहले बात आपने डिसाइड किया मैं सरकारी स्कूल में दूंगा। फिर आपने डिसाइड किया कि मैं सरकारी स्कूल में दान दूंगा, लेकिन कौन सी सरकारी स्कूल में दान दूंगा? तो आपने डिसाइड किया कि जिस स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हो, जिस स्कूल में सुविधाएं बहुत ही कम है, जिस स्कूल में चार दीवारी नहीं बनी हुई है, जिस स्कूल में बेहतर भवन नहीं है, जिस स्कूल में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं, जिस स्कूल में सभी प्रकार का स्टाफ परिपूर्ण नहीं, तो आपने ये ध्यान रखा फैक्टर कि आपने देखा कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, इसको भी ध्यान में रखा। आपने स्कूल के आधारभूत ढांचा कैसा, इसको भी ध्यान में रखा। आपने ध्यान में रखा स्कूल में स्टाफ है यानी इसको भी ध्यान में रखा। तो आपने बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपने डोनेट किया। आपने न केवल बच्चों की संख्या को देखा, न केवल स्कूल की बाउंड्री को देखा, न केवल स्कूल के भवन को देखा, न केवल आपने वहाँ के पर्याप्त स्टाफ के बारे में देखा, आपने सभी फैक्टर को ध्यान में रखा। और फिर आपको लगा कि ये सारे फैक्टर के बेस पर मैं ये डिसाइड करता हूँ मुझे इस स्कूल को दान देना चाहिए और कितना दान देना चाहिए। हो सकता है आप विभाजन भी कर कि इस स्कूल को इतना दूंगा, इस स्कूल को इतना दूंगा और इस स्कूल को इतना दूंगा। तो उसी प्रकार जब ये पैसों का विभाजन किया जाएगा तो विभाजन भी इसी प्रकार किया जाता है। ये सभी प्रकार के फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और उसको बराबर भारांश दिया जाएगा कि किसको कितना देना है। ऐसा नहीं सभी को एक समान भारांश दे दिया गया, इसमें ध्यान रखा जाएगा। क्लियर बात? तो ये 15वां वित्त आयोग थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश ये थी। फिर ये जो सारी सिफारिशें दी जाती है, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। जो सिफारिशें दी गई, जो सजेशन दिया गया, वो सिफारिशें और वो सजेशन बाध्यकारी नहीं होते,
वो कैसे बाध्यकारी नहीं है। क्लियर बात है, वो कैसे बाध्यकारी नहीं होते। तो बात करते हैं कि जो सिफारिशें दी गई तो सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। ये जो सजेशन दिए गए, जो सिफारिशें दिए गई, तो वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, केवल सलाहकारी होती है। केवल सलाहकारी होती है, केवल सलाहकारी होती है। क्लियर बात है, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, केवल सलाहकारी होती है। फिर विभाजन के आधार, विभाजन के आधार में जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्तियां हैं। विभाजन के आधार में जनसंख्या को लेकर दक्षिण भारत की या दक्षिण भारत के राज्यों की, दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्तियां हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्तियां हैं, समस्या है, उनको शिकायत है। क्यों? कि सामान्य ये कह रहे कि हम विभाजन करने के लिए जनसंख्या को आधार बनाएंगे, विभाजन करने के लिए जनसंख्या को आधार बनाएंगे। अब ये कह रहे कि हमारे द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अधिक प्रयास किए गए, इस वजह से दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण में, जबकि उत्तर भारत में अभी तक इस प्रकार के जो प्रयास है ये सही संदर्भ में या बेहतर ढंग से लागू नहीं हुए। तो दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या कम हो गई, उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या अधिक है। दक्षिण भारत के राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुए, जबकि उत्तरी भारत के राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं जब हम पैसे जब बांटने जाएंगे तो जिसकी जनसंख्या अधिक होगी हम उसे अधिक पैसा देंगे, जिसकी जनसंख्या कम है हम उसे कम पैसा देंगे। तो ये तो दिक्कत हो गई कि एक तो हमने बेहतर प्रयास करके परिवार नियोजन किया और हमें आपको फायदा भी नहीं दे रहे। तो इस बात को लेकर क्या है, इनमें विवाद है और ये विवाद सामान्य तो होता रहता, सामान्य बात है। तो ये था 15वां वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है। क्लियर बात है, समझ में आ गया? 15वां वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है। 15वां वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है। 15वां वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है। और अब है 16वां वित्त आयोग। कौन सा है? 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग कौन सा है? 16वां वित्त आयोग। तो 16वां वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के बाद में लागू होगा। 16वां वित्त आयोग। क्लियर बात है? 16वां वित्त आयोग
16वां वित्त आयोग का कार्यकाल, 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होगा। 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होगा। क्लियर बात है? सोलहवें वित्त आयोग का गठन 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में रिपोर्ट अक्टूबर 2025 से सोलहवें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में, 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया और रिपोर्ट अक्टूबर 2025 से पहले देंगे। रिपोर्ट 2025 से पहले देंगे और वही बात, रिपोर्ट या कार्यकाल, रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। क्लियर बात है? 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। तो 16वां वित्त आयोग कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होगा। 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में, रिपोर्ट अक्टूबर 2025 से पहले देंगे और रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। अब जो ये 16वां वित्त आयोग है, इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है? इसके मेंबर के बारे में, इसके अध्यक्ष के बारे में, कुल मिला के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में पूछा जा सकता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, 16वां जो वित्त आयोग है, उस 16वें वित्त आयोग के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष की, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर बात करूं तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसके मेंबरों की बात की जाए, इसके सदस्यों के बारे में अगर बात करें तो इसके सदस्यों के अंतर्गत अजय नारायण झा, ये नाम बहुत ही यूनिक है, अजय नारायण झा। ये यूनिक किस वजह से कि ये 15वें वित्त आयोग में भी सदस्य थे, जो शक्तिकांत दास का स्थान लिया था उन्होंने, 15वें वित्त आयोग में भी थी। 15th फाइनेंस कमीशन में भी, 15वें वित्त आयोग में भी थे, 15th फाइनेंस कमीशन में भी थे अजय नारायण झा। सेकंड, मनोज पांडे, मनोज पांडे। थर्ड, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, एनी जॉर्ज मैथ्यूज। और जो फोर्थ मेंबर थे ये सौम्या कांति घोष, सौम्या कांति
घोष, सौम्या कांति घोष। कौन थी? सौम्या कांति घोष। क्लियर बात है? तो 16वां वित्त आयोग, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, सदस्य अजय नारायण झा, मनोज पांडे, एनी जॉर्ज मैथ्यूज और सौम्या कांति घोष। ये इसके मेंबर हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष का नाम और सदस्यों के नाम। अब इस सिफारिशें क्या क्या की जाएगी वो तो जब आगे आएगी तब बताई जाएगी कि इसके द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई। अभी फिलहाल इसके द्वारा कोई सिफारिशें नहीं की गई। क्लियर बात है? तो 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग। अब बात करें कि राजस्थान के छठे वित्त आयोग की। किसके बारे में? राजस्थान का छठा वित्त आयोग, 6th वित्त आयोग, 6th वित्त आयोग राजस्थान। या अगर मैं कहूं छठा राज्य वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग, तो भी एक ही बात है। छठा राज्य वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग। छठा वित्त आयोग या 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। जिस प्रकार से जो भारत सरकार का या केंद्र सरकार का वित्त आयोग, उसी प्रकार राज्य सरकारों का भी क्या होता है? वित्त आयोग होता है। राज्य सरकारों का भी वित्त आयोग होता है। 15वें और 16वें वित्त आयोग, जो 15वां वहां पे लागू है और राजस्थान के संदर्भ में कौन सा लागू? अभी छठा राजस्थान के अंतर्गत लागू है। 5 कंप्लीट हो चुके। इसके बारे में अगर सामान्य जानकारी के संदर्भ में बात करूं तो सामान्यतः जो वित्त आयोग है, सबसे पहले इसमें बात की जाएगी कि इसका जो प्रावधान है, वो प्रावधान कहां पर किया गया? तो प्रावधान किया गया 243I एंड 243Y के अंतर्गत। I एंड 243Y के अंतर्गत ये क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद है, स्थानीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद 243I एंड 243Y के अंतर्गत ये क्या किया गया? प्रावधान किया गया। 243I और 243Y के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। क्लियर बात है? फिर अध्यक्ष और सदस्य, बात की जाएगी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो इसके अंतर्गत इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और बात की जाए सदस्यों के बारे में तो सदस्य लक्ष्मण सिंह, और दूसरे सदस्य अशोक
लाहौटी, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी, दो इसके सदस्य और ये इनके अध्यक्ष। इन तीनों ने मिलकर छठे वित्त आयोग के बारे में सिफारिशें की। छठे वित्त आयोग के बारे में सिफारिशें की। अगर बात की जाए इसके अवधि की, इसके टाइम पीरियड की, तो इसकी अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक। 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक है। क्लियर बात है? 2020 से लेकर 2025 तक। इसकी जो रिपोर्ट भी दी गई, यह रिपोर्ट जो दी गई 2020-21 के लिए और 2021 से 2025 के लिए दो रिपोर्ट दी गई। दो रिपोर्ट दी गई। क्लियर बात है? इतनी सारी बेसिक जानकारी कि आर्टिकल 243I और 243Y के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। इसकी अवधि 2020 से लेकर 2025 तक। रिपोर्ट दो बार दी गई, एक साल के लिए 2020 से लेकर 2021 और दूसरी 2021 से 2025 के लिए दी गई। क्लियर बात है यहाँ तक? अब इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई, इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई, किस प्रकार की सिफारिशें की गई, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार की सिफारिशें की गई, किस प्रकार के सजेशंस दिए गए, तो छठे वित्त आयोग की सिफारिश, सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश, सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें, क्या क्या सजेशन दिए गए, किस प्रकार की सिफारिशें की गई, किस प्रकार की सिफारिशें की गई। क्लियर बात है? किस प्रकार के सजेशन दिए गए और किस प्रकार की सिफारिशें की गई। तो सामान्यतः अगर सिफारिशों के बारे में बात की जाए तो सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा, सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा सिफारिशें की गई, सजेशन दिया गया कि केंद्र सरकार के पास में जो भी पैसा आ रहा है उसका 6.75% हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाए, अर्थात पंचायती राज और नगरीय निकायों को दिया जाए, पंचायती राज और नगरीय निकायों को दिया जाए। तो सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश से क्या कहा गया इसमें कि 6.75% हिस्सा किसको दिया जाए, स्थानीय निकायों को दिया जाए। 6.75% हिस्सा, 6.75% स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकायों को राज्य कर का, स्थानीय निकायों को 6.75% स्थानीय निकायों को राज्य कर का, (6.75% स्थानीय निकायों को राज्य कर का, स्थानीय निकायों को राज्य कर का दिया जाए। अब यह बात तो डिसाइड हो गई कि इतना दिया जाएगा,
6.75% हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन किसको कितना दिया जाएगा? तो इसके अंतर्गत पंचायती राज को कितना दिया जाएगा? इसके अंतर्गत पंचायती राज को कितना दिया जाएगा? और दूसरा, इसके अंतर्गत नगरीय निकाय को कितना दिया जाएगा? नगरीय निकाय को, पंचायती राज को कितना दिया जाएगा और नगरीय निकाय को कितना दिया जाएगा? अगर बात की जाए पंचायती राज को, तो इसमें कहा गया कि पंचायती राज को दिया जाएगा, पंचायती राज को दिया जाएगा 75.10%, 75.10%, और नगरीय निकाय को दिया जाएगा 24.90%। ये जो विभाजन किया गया, ये जनसंख्या के आधार पर किया गया, पॉपुलेशन के आधार पर। ये जो विभाजन किया गया जनसंख्या आधारित था। किस पर आधारित? जनसंख्या आधारित विभाजन था। 75.10% और 24.90%। यह जो विभाजन किया गया था पंचायती राज और नगरीय निकाय को, 24.90% और 75.10%। राजस्थान की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 75.10% गांवों में रहती है और 24.90% शहरों में रहती है, और शहरों में नगरीय निकाय है और गांवों के अंतर्गत पंचायती राज है। फिर उन्होंने कहा कि जो 75.10% दिया जाएगा, इसमें किसको कितना मिलेगा? तो इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की संस्था है और इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की संस्था है, इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की संस्था है। सबसे पहले कि जो पंचायती राज संस्था है, अगर पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की जाए तो इस पंचायती राज में सबसे पहले ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पर ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और जिला परिषद। उसी पर अगर नगरीय निकायों में देखा जाए तो नगरीय निकायों में सबसे पहला नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका, सेकंड नंबर पर नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये समझिए अब इसमें कि जो छठा फाइनेंस कमीशन है, छठा वित्त आयोग है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब राजस्थान सरकार, मान लेते राजस्थान सरकार के पास में 100 रुपए आया, तो उस 100 रुपए में से 6.75 रुपया
पंचायती राज को और नगरीय निकाय को दिया जाएगा। अब ये जो 6.75 रुपये दिया गया, इसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक पंचायती राज में, दूसरा नगरीय निकाय में। 6.75 का 75.10% तो इनको मिलेगा और 24.90% इनको मिलेगा। अब पंचायती राज के पास में जितना भी पैसा आया, मान लेते 100 रुपये आए, तो फिर ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में वापस बांटा जाएगा। तो ये बार बार पैसा वापस बांटा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है। और अनुपात को ध्यान में रखना, किस अनुपात में बांटा जा रहा है, कितना बांटा जा रहा है। क्लियर बात है। अब जो पंचायती राज संस्थाओं में जो तीनों संस्था है, ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा 75%, 75%। पंचायत समितियों को दिया जाएगा 20%। पंचायत समितियों को 20% दिया जाएगा और जिला परिषद को 5% दिया जाएगा। पंचायती राज के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, जो टोटल पैसा आ रहा है, उस पैसे का 75% ग्राम पंचायतों को मिल रहा है। पंचायत समिति को 20% मिलेगा और जिला परिषद को 5% मिलेगा। क्लियर बात है। यहां पर नगर पालिका को 50% मिलेगा, नगर परिषद को 25% मिलेगा और नगर निगम को 10% मिलेगा। ये हो गया 85। तो 15% कहा गया, तो 15% ये नगरीय निकाय और भी कहीं खर्च करेंगे, इनको इतना दिया जाएगा। सिंपल बात है। तो मैंने इसमें समझाया कि राजस्थान सरकार के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, राजस्थान सरकार के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, तो राजस्थान सरकार के पास में जो भी पैसा आ रहा है, राजस्थान सरकार उस पैसे का क्या करेगी कि राजस्थान सरकार के पास में जितना भी पैसा आया, उस पैसे का 6.75%, उस पैसे का 6.75% स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार 6.75% स्थानीय निकायों को देगी। अब स्थानीय निकायों को मतलब पंचायती राज और नगरीय निकायों को देगी। पंचायती राज और नगरीय निकाय को दिया जाएगा। अब ये जो 6.75% पैसा आया है, इस 6.75% का 75.10% पंचायती राज को दिया जाएगा और 24.90% नगरीय निकाय को दिया जाएगा। और ये जो विभाजन किया जा रहा है, ये जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में 75.10% आबादी रहती है और शहरी क्षेत्र में 24.90% आबादी रहती है। तो जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। अब जो पंचायती राज के पास में जितना पैसा आया, ये पैसा 3 भागों में बांटा जाएगा। इनके पास जितना भी पैसा आया, इनके पास जितना भी पैसा आया, उसका 75% ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, 20% पंचायत समितियों को दिया जाएगा और 5% जिला परिषदों को दिया जाएगा। 75% ग्राम पंचायतों को, 20% पंचायत समिति को और 5% जिला परिषद को दिया जाएगा और 5% जिला परिषद को दिया जाएगा और 5% जिला परिषद को दिया जाएगा। क्लियर बात। फिर जो नगरीय निकाय है, उस नगरीय निकाय के पास में जितना भी पैसा आया, उसका 50% नगर पालिकाओं को, 25% नगर परिषद को और 10% नगर निगम को दिया जाएगा। ये हो गया 85%।
15% और कहा तो 15% अन्य कार्यों पर डायरेक्ट खर्च कर सकते, इनको माध्यम से खर्च नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, इन सभी के पास में पैसा आ गया, इनके पास में भी पैसा आया, इनके पास में भी पैसा आया, इनके पास में भी पैसा आया, इन तीनों के पास में पैसा आ गया। अब ये पैसे को खर्च कहां पे करेंगे, ये खर्च कैसे करेंगे, कहां पर इनके द्वारा खर्च किया जाएगा? इनके पास जो भी पैसा आ रहा है, पंचायती राज के पास में जो भी पैसा आया, उस पैसे का 55% मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे, मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे क्या है, मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे 40% राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर, राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाओं पर, राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाओं पर, और 5% अन्य खर्च, और 5% अन्य खर्च किया जाएगा। क्या बात करें कि जो भी पैसा आ रहा है, ग्राम पंचायतों के पास में जितना भी पैसा आया, पंचायत समिति के पास में जितना भी पैसा आया, और जिला परिषद के पास में जितना भी पैसा आया, ग्राम पंचायत के पास में, पंचायत समिति के पास में और जिला परिषद के पास में, इनके पास जितना भी पैसा आया, अब ग्राम पंचायत पैसे को खर्च कैसे करेगी? तो ग्राम पंचायत के पास में, पंचायत समिति के पास में, जिला परिषद के पास में, जिसके भी पास में जितना भी पैसा आया, ये 55% जो पैसा खर्च किया जाएगा मूलभूत विकास कार्यक्रमों पर। अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद अपने स्तर पर विकास करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकती है, कोई योजना बना सकती है, कोई नीति बना सकती है, उस पर खर्च किया जाएगा, उस पर खर्च किया जाएगा। फिर 40% जो राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है, और 5% अन्य खर्च कर सकती हो, अन्य जगहों पर खर्च कर दिया जाएगा। तो क्लियर बात है, 55%, 40% और 5% खर्च किया जाएगा। उसी प्रकार जो नगरीय निकायों के पास में पैसा आ रहा है, ये नगर पालिका के पास 50%, नगर परिषद के पास में 25% और नगर निगम के पास में 10% पैसा जाएगा, 10% पैसा जाएगा। अब इसमें जो इनके पास पैसा जा रहा है, ये पैसे को कहां पर खर्च कर सकते हैं? इनके पास जो पैसा जा रहा है, ये पैसे को कहां पर खर्च करेंगे? इनके पास जो पैसा जा रहा है, ये पैसे को कहां पर खर्च करेंगे? तो इसमें कहा गया कि 75% मूलभूत विकास कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं। 75% मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे, मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे 75% मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे खर्च कर सकते हैं। 20% राष्ट्रीय एवं राज्य, राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर, राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर, और 5%
अन्य खर्च, और 5% अन्य खर्च किया जाएगा। क्लियर बात है? आगे समझ सभी को? तो ये 6th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें थी कि कहां पे खर्च किया जाएगा और कितना खर्च किया जाएगा। क्लियर? अब राजस्थान सरकार की द्वारा ये घोषणा की गई, राजस्थान सरकार की द्वारा घोषणा की गई कि हम 7वें वित्त आयोग का गठन करेंगे, तो अभी तक किया नहीं गया। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत डायरेक्ट इसे पूछे जा सकते हैं, वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। गठन कब किया गया, किस प्रकार से, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान किया गया, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन कौन है, रिपोर्ट कब से कब तक लागू रहेगी। 6th फाइनेंस कमीशन ने राज्य का कितना हिस्सा दिया जाएगा स्थानीय निकायों को, 6.75%। पंचायती राज को कितना दिया जाएगा और नगरीय निकाय को कितना दिया जाएगा। जो पंचायती राज को दिया जाएगा उसमें ग्राम पंचायत को कितना दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको एक एक फैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर बात? मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपसे सामान्य पूछा जा सकता है, कि 6th फाइनेंस कमीशन को 6ठे राज्य वित्त आयोग की छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से, छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से बताइए। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से बताइए। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बार पूछा भी गया, ये हो सकता है अगला गठन वित्त आयोग का गठन है, अगले के बारे में पूछ ले। जब गठन किया जाएगा, जब उसके बारे में सिफारिश दी जाएगी तो उसके बारे में, तो इसके अंतर्गत लिखना क्या, तो सबसे पहले कि छठे वित्त आयोग है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लिखनी होती है। क्या लिखनी है? आप जब लिखने का प्रयास करोगे तो इसमें सामान्य जानकारी लिखी जाएगी। शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, आंसर में सामान्य क्या लिखा जाए, इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। जब इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या सामान्य जो जानकारी है वो लिखनी। क्लियर बात है? तो सबसे पहले क्या आपको लिखना है, छठे राज्य वित्त आयोग, या सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हो
राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई एंड वाई। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई वर्तमान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन छठे वित्त आयोग का गठन के राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई एंड वाई वर्तमान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन 2021 में 2021 में अवधि 2020 से 2025 और फिर सिफारिश। फिर क्या है? सिफारिश आपको लिखनी। फिर आपको सिफारिश लिखनी। सिफारिश क्या है? जो सामान्य डायग्राम में देखी, पहली सिफारिश राज्य के कुल करों के हिस्सों का कुल करों के हिस्से का 6.75% स्थानीय निकायों 6.75% स्थानीय निकायों को। तो आपको इस पॉइंट के राज्य के कुल करों के हिस्से का 6.75% स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। सेकंड सिफारिश पंचायती राज को पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में क्रमशः 75.10% एवं 24.90% के रूप में विभाजित होगा तो राज्य के कुल करों के हिस्से का 6.75% स्थानीय निकायों को पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में क्रमशः 75.10% एवं 24.90% के रूप में विभाजित होगा। थर्ड पॉइंट, ग्राम पंचायत पंचायत समिति ग्राम पंचायत समिति तथा जिला परिषद में वित्तीय संसाधनों का विभाजन वित्तीय संसाधनों का विभाजन क्रमशः 75%, 20%, क्रमशः 75%,
20%, 75%, 20%, 75%, 20% तथा 5%। इस प्रकार से आपको सिफारिशें लिखनी, इस प्रकार से आपको सिफारिशें लिखनी। फिर और क्या सिफारिशें की गई, नेक्स्ट और क्या जो सिफारिशें थी, और सामान्यतः क्या सिफारिशें थी, और अगर सिफारिशों के बारे में और बात की जाए तो नेक्स्ट सिफारिश कि जो स्थानीय निकायों को पैसा दिया जा रहा है उसके बारे में क्या सिफारिश की, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम में, नगर निगम में वित्तीय संसाधनों का विभाजन, वित्तीय संसाधनों का विभाजन क्रमशः 50%, 25% तथा 10%, तथा 10%, 50%, 50%, 25% और 10% होगा। फिर क्या सिफारिश, अगली सिफारिश पंचायती राज को, पंचायती राज को वह पंचायती राज को, पंचायती राज को 55% व्यय, पंचायती राज को 55% व्यय, पंचायती राज को 55% व्यय मूलभूत आवश्यक, मूलभूत आवश्यक कार्यक्रमों पे, मूलभूत आवश्यक कार्यक्रम, पंचायती राज को 55% व्यय मूलभूत आवश्यक कार्यक्रमों पे, 40% व्यय राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर, राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर, राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर तथा 5% अन्य व्यय। तो इस प्रकार पंचायती राज संस्था को खर्च करना होगा। फिर सिक्स्थ सिफारिश, नगरीय निकायों को, नगरीय निकायों को वह, नगरीय निकाय को वह, नगरीय निकाय को वह किस प्रकार से करना पड़ेगा, तो नगरीय निकायों को 75% मूलभूत आवश्यक कार्यक्रमों को,
वहां पर 55 था, यहां पर कितना है 75। 75 मूलभूत आवश्यक कार्यक्रमों पे। सेवेंटी 75% मूलभूत आवश्यक कार्यक्रमों पे। 20% राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर। 20% राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर। राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं पर तथा 5% अन्य में, तथा 5% अन्य में। इस प्रकार से आपको सिफारिशें लिखनी, इस प्रकार से टू द पॉइंट क्या लिखनी है, सिफारिशें लिखनी। तो सिफारिशों को टू द पॉइंट पढ़ा, सिफारिशों को टू द पॉइंट पढ़ा, तो आपको इस प्रकार से अगर आप सिफारिशें लिखते हो तो सामान्यतः बेहतर मार्क्स आने की संभावना अधिक रहती। तो इस प्रकार से सिफारिशों को लिखने का प्रयास करना है, इस प्रकार से सिफारिशों को लिखने का प्रयास करना। तो पूछा गया सिंपल कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से बताइए। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से बताइए। तो आप इस प्रकार से आपको सिफारिशें लिखनी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशें बताइए। तो राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई और वाई में वर्तमान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन 2021 में, अवधि 2020 से लेकर 2025। सिफारिशें राज्य की कुल करों के हिस्से का 6.75% स्थानीय निकाय को, जो ऑलरेडी पढ़ा था उसी की अलग अलग ये सिफारिशें हैं। आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में इस प्रकार से सिफारिशें लिखनी। ये जो सिफारिशें लिखी, ये जो पढ़ा था, ये डिटेल में एक साथ में कंपेयर करके पढ़ा था कि आसानी से अगर पढ़ते तो सारा डाटा एक ही जगह पर याद हो जाए, और बाकी में क्या पढ़ा विस्तार से समझने का प्रयास किया। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, उसी प्रकार पूछा जा सकता है जो भारत सरकार का 15वां वित्त आयोग है, जो भारत सरकार का 15वां वित्त आयोग है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत सरकार का 15वां जो वित्त आयोग है उसके बारे में सिफारिश पूछी जा सकती है। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पूछी जा सकती है। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कि जो सिफारिशें थी पूछा जा सकता है किस प्रकार का, केंद्र सरकार की क्वेश्चन आ सकता है। केंद्रीय सरकार की 15वें वित्त आयोग की, केंद्र सरकार की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें बताइए। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें बताइए। केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें बताइए। तो आपको क्या करनी, सिफारिशें बतानी, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के बारे में क्या लिखनी, सिफारिशें लिखनी। सामान्य सवाल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, परिचय लिखना होगा। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको आंसर लिखना है, और आंसर में
कि शुरुआत में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है, परिचय लिखना है। क्या लिखोगे इसमें, तो 15वां वित्त आयोग आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इनडायरेक्ट लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के अनुसार राष्ट्रपति प्रति, संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। 15वां वित्त आयोग वित्त आयोग वित्त आयोग की सिफारिश से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से अभी क्रियान्वित की जा रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से अभी क्रियान्वित की जा रही है। जो 15वां वित्त आयोग है अभी इसकी सिफारिश से लागू है। ये सिफारिश से कब तक लागू रहेगी, तो 2020 से लेकर 2025 तक लागू रहेगी। उसके बाद में 16वां वित्त आयोग लागू कर दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत जितनी भी जो सिफारिशें पड़ी है उन सिफारिशों को विस्तार से लिखना है। तो इसमें हेडिंग डाल देते हैं सिफारिश, हेडिंग डाल देते सिफारिशें। क्या क्या सिफारिशें की गई, तो सबसे पहली जो सिफारिश की गई इसके अंतर्गत कहा गया कि केंद्रीय करों का या केंद्रीय कर पुल का केंद्रीय कर पुल का 41% हिस्सा राज्यों को तथा 1% हिस्सा नवगठित या नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दिया जाए। और कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 42%। अर्थात 100 में से 42% हिस्सा जो केंद्रीय करों का है वह अप्रत्यक्ष रूप से किसके पास चला जाएगा, राज्यों के पास। अर्थात लगभग 42% हिस्सा
राज्यों के पास आएगा। लगभग 42% हिस्सा केंद्रीय कर पूल का राज्यों के पास आएगा। केंद्रीय कर पूल का राज्यों के पास आएगा। सेकेंड जो मेजर सिफारिश की गई, राज्यों के मध्य करों के विभाजन का आधार कि करों का जो विभाजन किया जाएगा उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। जो विभाजन किया जा रहा है उसका आधार क्या है, किस आधार पर विभाजित किया जाएगा। तो अगर इसमें बात की जाए तो सबसे पहला राज्य की आय 45%, राज्य की आय 45%। सेकंड, राज्य का क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल 15%। थर्ड, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या 15%। फोर्थ, जनसांख्यिकी बदलाव, जनसांख्यिकीय बदलाव, जनसांख्यिकी बदलाव 12.5%। वन एवं पारिस्थितिकी, वन एवं पारिस्थितिकी 10%। तथा कर सुधार तथा कर सुधार 2.5%। सॉरी, ये सारे जो आयाम है इस आयाम के आधार पर विभाजित हो रहा है। तो आ गया समझ में कि जो 15वां वित्त आयोग है उस 15वें वित्त आयोग के द्वारा किस प्रकार की सिफारिशें की गई और उस सिफारिशों के आधार पर जो विभाजन किया जा रहा है उस सिफारिशों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। और राज्य वित्त आयोग और जो केंद्र सरकार का वित्त आयोग है उस वित्त आयोग के बारे में इस प्रकार की सिफारिश आपको एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है। तो आपको इसमें विस्तार से लिखना होता है कि किस प्रकार की सिफारिशें की गई और सिफारिशों के क्या क्या आधार हैं। तो सामान्य 2 प्रकार के प्रश्न थे, उनको भी लिखने का प्रयास किया गया। तो आज की क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा था कि जो वित्त आयोग है उस वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ पर किया गया, वित्त आयोग की स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ बात की गई, वित्त आयोग के उद्देश्य क्या होते हैं, 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग और 6ठा वित्त आयोग राजस्थान, इन सभी के बारे में विस्तार से बात की गई। सबसे पहले समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 281 के अंतर्गत ये बताया गया कि राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 15वां वित्त आयोग लागू है और 15वें वित्त आयोग के बाद में 16वें वित्त आयोग को लागू किया जाएगा। अभी 16वें वित्त आयोग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएगी, संरचना बनाएगी, जो समिति बनाएगी है वो इसके लिए कार्य कर रही है और निकट समय में इसके लिए सिफारिशें दी जाएगी। तो वित्त आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होते तथा 4 सदस्य होते हैं। अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो उद्देश्यों में पहला उद्देश्य कि इसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विभाजन किसका, केंद्रीय करों का,
सेकंड, क्षैतिज विभाजन जो राज्यों के मध्य किया जाता है। थर्ड, विभाजन के आधार का निर्धारण करना। फोर्थ, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की संचित निधि को सुझाव हेतु बढ़ाने हेतु सुझाव देना है। फिर इसके अंतर्गत समझने का प्रयास किया था कि जो 15वां वित्त आयोग है तो इसकी अवधि 2020 से लेकर 2025 तक है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ये NK सिंह और इसमें 4 सदस्य। सदस्यों के अंतर्गत देखा था शक्तिकांत दास, रमेश चंद्र, अनूप सिंह और अशोक लाहिड़ी, जिसमें ये समझने का प्रयास किया था कि शक्तिकांत दास जब RBI के गवर्नर बन जाते हैं तो इनके स्थान पर अजय नारायण झा आते हैं। फिर सिफारिशें, तो पहली सिफारिश की गई कि केंद्रीय करों में 41% हिस्सा राज्यों को तथा 1% हिस्सा नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज को दिया जाएगा। और राज्यों के मध्य करों के विभाजन का जो आधार बनाया गया था, इस आधार में राज्य की आय को 45% भारांश दिया गया। राज्य का क्षेत्रफल 15%, राज्य की जनसंख्या 15%, जनसांख्यिकी बदलाव 12.5%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, कर सुधार के प्रयास 2.5%। फिर कहा कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती है वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। और विभाजन के जो जनसंख्या को बेस बनाया गया, विभाजन का आधार बनाया गया जाता है इसमें, इसको लेकर भी क्या है, आपत्ति है साउथ इंडिया के राज्यों। फिर पढ़ा 16वां वित्त आयोग, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और इसमें 4 मेंबर हैं। वो मेंबर कौन कौन से, तो अजय नारायण झा, ये मेंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में कॉमन है। 15वें वित्त आयोग में भी यही मेंबर थे और इसके अंतर्गत भी एक मेंबर यही है, 3 मेंबर अलग। फिर मनोज पांडे, सौम्य कांति घोष और एनी जॉर्ज मैथ्यूज है। फिर अगर बात की जाए कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और 5 वर्ष तक रहेगा। गठन कब किया गया, तो दिसंबर 2023 में गठन किया गया और अक्टूबर 2025 से पहले तक ये अपनी रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट कब से लागू की जाएगी, तो जो सिफारिशें दी जाएगी उन सिफारिशों को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। फिर है राजस्थान सरकार का राज्य वित्त आयोग, और वर्तमान में कौन सा राज्य वित्त आयोग लागू है, तो 6ठा राज्य वित्त आयोग लागू है। आर्टिकल 243 I एंड Y के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी है। अवधि 2020 से लेकर 2025 तक। इसमें कहा गया राज्य सरकार के पास में जितना भी जो पैसा आ रहा है उस पैसे का 6.75% जो हिस्सा है ये स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। 6.75% हिस्सा, कितना, 6.75% हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। अर्थात राजस्थान सरकार के पास में जितना भी पैसा आ रहा है उस पैसे का 6.75% हिस्सा इसको दिया जाएगा, स्थानीय निकाय को दिया जाएगा। ये पैसा दो भागों में विभाजित किया जाएगा, पंचायती राज को और नगरीय निकाय को। पंचायती राज को 75.10 और नगरीय निकाय को 24.90% मिलेगा। अब जो पंचायती राज को 75.10% मिल रहा है, इसका विभाजन 3 भागों में किया जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5% मिलेगा। ये पैसे का खर्च कैसे करेंगे, तो 55% मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे, 40% राष्ट्रीय व राज्य योजनाओं पर और 5% अन्य पर खर्च करेंगे। उसी प्रकार नगरीय निकाय को जो पैसा मिल रहा है 24.90%, कुल राज्य के कर करों का 6.75 में से 24.90% इनको मिलेगा। इनका जो विभाजन है 3 भागों में किया जाएगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। नगर पालिका को 50%, नगर परिषद को 25% और नगर निगम को 10% मिलेगा। इनके पास में जो भी पैसा आ रहा है उसका विभाजन कैसे करते हैं, तो 75% मूलभूत विकास कार्यक्रमों पे, 20% राष्ट्रीय व राज्य योजनाओं पर और 5% अन्य पर खर्च किया जाएगा। फिर इसके अंतर्गत छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विस्तार से समझा था और फिर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को समझने का प्रयास किया था। तो क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास और इस क्लास के अंतर्गत जो वित्त आयोग पढ़ा, वित्त आयोग के बारे में विस्तार से समझ में आया होगा कि केंद्र सरकार का वित्त आयोग कौन सा है और
वर्तमान में राज्य सरकार का वित्त आयोग कौन सा है जिसकी सिफारिशें लागू की गई। तो इसी प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए सीरीज के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।